फ्री क्या है? क्या फ्री की शिक्षा, फ्री बिजली, फ्री पानी रेवड़ियां हैं? ये डिसाइड करेगा सुप्रीम कोर्ट। आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी और अगली तारीख अगले सोमवार की लगी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि शनिवार तक इस मामले में जो भी पक्ष हैं वो अपनी सबमिशन, अपनी दलीलें लिखित में दाखिल कर दें। एक अहम बात ये भी कि अब जब आम आदमी पार्टी इस मामले में पहले ही एक पक्षकार बन चुकी थी, तो अब तमिलनाडु के सीएम, जिनकी पार्टी है डीएमके, वो भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने भी इस मामले में पक्षकार बनने की ज़रूरत बताई है और जो याचिकाकर्ता हैं, जो इसे फ्री रेवड़ियां बताते हैं, जिससे ये डर है कि देश की अर्थव्यवस्था इस तरीके से डूब जाएगी अगर ये चलन चलता रहा तो डीएमके ने भी याचिका का विरोध किया है और इस समय याचिकाकर्ता के वकील, जो कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट अश्वनी दुबे जी हमारे साथ हैं, उनसे विस्तृत चर्चा करेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर बेहद गंभीर है। एक एक हफ्ते के अंतराल पर लगातार सुनवाई हो रही है। तो सर, सबसे पहले तो क्या समझें जो सुप्रीम कोर्ट का रुख है, जिस तरीके से लगातार इस मैटर को सुना जा रहा है? शॉर्ट बहुत डेट लग रही हैं, क्या जल्द कोई नतीजा निकल कर? देखिए, निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट इस देश के संविधान के संरक्षक हैं और सुप्रीम कोर्ट की ये जिम्मेदारी बनती है कि जब सरकारें, जो सरकारों की नैतिक जिम्मेदारी है, जो संवैधानिक जिम्मेदारी है, उसका पालन नहीं करती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट सामने आता है। ये साफ तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पावर्स प्रोवाइड करता है। ऐसे समय पर जब पूरे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा रही हो, ऐसे समय पर जब हम वेनेजुएला और लंका के उदाहरण देख रहे हों, ऐसे समय पर जिस समय पर हमें वेलफेयर स्टेट और मुफ्त पानी, बिजली या मुफ्त फ्रीबीज जिसको कह लीजिए, वो देने की बात हो रही हो, तो वेलफेयर स्टेट और फ्रीबीज के बीच में ये डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा। मुफ्त पानी देना, मुफ्त बिजली देना, ये और सब्सिडाइज रेट पर देना, और दूसरी बात की लोन लेकर के देना। मैं समझता हूं कि ये जो हमारा आर्थिक आधार है वो कमजोर हो रहा है। देखिए, वेलफेयर स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड वेलफेयर स्कीम क्या है? सड़क पर आपको साफ सुथरी अच्छी सड़क मिलनी चाहिए, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए, आपको एजुकेशन अच्छी मिलनी चाहिए, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का मिलना चाहिए, हेल्थ पर काम होना चाहिए, आपको ख़ास तौर से अगर आप एक्सेस करते हैं, कहीं पर जाते हैं, तो आपको तमाम वो सारे जो हर्डल्स हैं वो हर्डल्स नहीं होने चाहिए। उसके अलावा आपको बाकी जो चीज़ें देते हैं, अब स्थिति ये हो रही है कि एक पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि मैं आपको मुफ्त में राशन दूंगा, तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी कह रही है नहीं, हम बर्तन भी लेकर आएंगे, गैस भी लेकर आएंगे, खाना भी खिलाएंगे और आपको खिला करके चलेंगे। तीसरी कहती नहीं, हम स्कूटी भी आपको जिस स्कूटी पर लेकर आएंगे वो स्कूटी भी दे देंगे। एक कहता है हम आपको लैपटॉप दे देंगे। तो आप क्या कर रहे हैं? आप सिर्फ ये कर रहे हैं कि आप जिन लोगों को काम करना चाहिए, जिन लोगों को आगे आना चाहिए, वो घर में बैठे हुए काम नहीं करेंगे क्योंकि उनका मुफ्त खाना दे रहे हैं, और उसका बोझ किस पर पड़ रहा है? उसका बोझ एक्सचेकर के ऊपर पड़ रहा है। अब भारत जैसे विशाल देश में जहां 130-135 करोड़ की जनसंख्या हो, अगर आप फ्रीबीज बांटना शुरू करते हैं, जिसको हम रेवड़ी कहते हैं, रेवड़ी बांटना शुरू करते हैं, तो मैं समझता हूं वो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड नहीं होगा, बल्कि जो सेक्शन 123 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का, उसके अंतर्गत जो प्रावधान है उसका वायलेशन होगा। ये करप्शन की श्रेणी में आएगा, ये ब्राइबरी की श्रेणी में आएगा, जो ब्राइबरी खासतौर से इंडियन पिनल कोड में डिसाइडेड है। आपको शुद्ध हवा देना, शुद्ध एनवायरनमेंट देना, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया, स्टेट की जिम्मेदारी है। लेकिन आप फ्री पानी देना की बात करके, और आप कैसे गंदा यमुना की तरफ से आप जो पानी आता है नहरों में जा करके देखिए, क्योंकि आपके पास क्लीन करने के लिए पैसा नहीं है, आप फ्री में बांट रहे हैं क्योंकि वोटरों को आपको लुभाना है। बिजली जो सस्ती 300 यूनिट 400 यूनिट तक दे रहे हैं, उसके अनुपात में देखिए तो दूसरी तरफ रेशियो बढ़ रहा है। और कहां से दे रहे हैं? सब्सिडाइज रेट पर। आपके पास अपना खुद का जनरेशन तो है नहीं, आप कुछ जो पब्लिक का पैसा है, पब्लिक के पैसे से ही दे रहे हैं और लोन में डूबते चले आ रहे हैं। पंजाब जैसा एक राज्य जो कभी बहुत समृद्ध हुआ करता था, आज आप देखेंगे तो हजारों करोड़ रुपए पंजाब के ऊपर लोन है। अब आप देखिए, जो जीएसटी से इनकम की बात करते हैं, 1400 करोड़ रुपए जीएसटी में आ रहा है और 14,000 करोड़ रुपए मुफ्त की देने में चला जा रहा है। तो आपकी अर्थव्यवस्था, आपका अर्थशास्त्र कहां बना? जिस हिसाब से उत्पादन हुआ उस हिसाब से खपत तो नहीं हुई, जिस हिसाब से आपको चाहिए होगा उस हिसाब से आपके पास पैसा नहीं आया। तो अल्टीमेटली
आप क्या करेंगे, आप लोन लेंगे, तो लोन लेंगे तो कहीं ना कहीं से आप उसको चुकाना पड़ेगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की ज़रूरत है, जिम्मेदारी ये बनती है कि आप जो है देश की जीडीपी मजबूत हो, देश आगे बढ़े, उसके लिए ज़रूरी है कि लोगों को स्वावलंबी बनाए। स्वावलंबी बनाने के लिए ज़रूरी है कि मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटना शुरू करें और वेलफेयर स्कीम की तरह कार्य करें जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। जैसे सबको फ्री लीगल एड फ्री मिलना चाहिए, वो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड राइट। उसमें आप किसी को पंगु नहीं बना रहे हैं, आप उसमें किसी को ऐसा नहीं कर रहे हैं कि उसके घर पर बैठे हुए लेकिन अगर आपने पेंशन देना शुरू कर दिया महिलाओं को, या अगर आपने या तो बेरोजगारी भत्ता देना शुरू किया, तो रोजगार करने कोई क्यों जाएगा, कोई क्यों रोजगार की तलाश में जाएगा। इसलिए ये जरूरी है कि आप वेलफेयर स्कीम्स और फ्री बीज के बीच में डिस्टिंग्विश करें, और वो डिस्टिंग्विश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को आगे आना ही होगा। लेकिन सवाल है कि आम आदमी पार्टी और दूसरा पक्षकार जो कि डीएमके भी आ गया कोर्ट में, इनका कहना है कि ये आप कैसे डिसाइड करेंगे, अगर हम किसी को फ्री शिक्षा दे रहे हैं, फ्री बिजली दे रहे हैं, फ्री पानी दे रहे हैं, तो आप उसे रेवड़ियाँ किस आधार पर कह रहे हैं। और खुद आज सीजीआई ने भी बोला कि हमें ये भी तय करना है कि क्या लोक कल्याणकारी है और क्या रेवड़ियाँ हैं। तो जो कोर्ट का पॉइंट है या जो इसमें दूसरे पक्षकार हैं, उसे आप कैसे देखते हैं कि क्या चीज़ें लोक कल्याणकारी हैं और क्या लुभावनी हैं जो वोटर्स के लिए दी जाती हैं। क्या इसके बीच में कोई संतुलन आपके हिसाब से बनता है, कोई सजेशन? अवनीश भाई देखिए, लोक कल्याणकारी योजनाएं होंगी जब एक बच्चा डीपीएस में पढ़ने वाला, एक बच्चा एमिटी स्कूल में पढ़ने वाला और एक बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला, तीनों को इक्वल एजुकेशन, इक्वल उनका माइंडसेट और उसी तरह की कंपेटिबिलिटी और उसी तरह का नॉलेज बढ़ेगा, तो हम कहेंगे कि इनको जो है सही तरीके से, ये हम वेलफेयर स्कीम की बात करेंगे। लेकिन होगा क्या कि एक बच्चा जो एकदम एक्सीलेंट और बहुत अच्छे कॉन्वेंट एजुकेशन प्राप्त करेगा और एक बच्चा गरीब जहाँ पर टीचर ही नहीं होगा, तो आपको अगर करना है शिक्षा व्यवस्था तो आप टीचर्स भर्ती करिए, एक्सीलेंट टीचर्स, और उनकी जिम्मेदारी बनाइए कि इस देश का हर एक बच्चा अच्छी एक्सीलेंट एजुकेशन मिलेगी उसको, और वो तमाम तरीके से कॉम्पीट करेगा जो कॉन्वेंट एजुकेटेड या अंग्रेजी विद्यालयों में या ऐसे विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे। यहाँ आपने वेलफेयर स्कीम की बात कर दी, लेकिन आपने क्या कहा कि शिक्षा अनिवार्य है, वो आपको 14 वर्ष तक के बच्चे को भेजना पड़े, कहाँ? सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल में जहाँ पर आपके पास टीचर्स नहीं है, तो आपने वेलफेयर स्कीम की बात नहीं कही। दूसरी बात, जो क्लीन वाटर सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन मुफ्त वाटर ये फ्री बीज की श्रेणी में आ जाएगा, फिर व्यक्ति क्यों वो पैसा देगा? बिजली सबको चाहिए, आपको पावर हाउस, पावर प्लांट्स और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, उसके लिए आपको निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये करना पड़ेगा, पावर प्लांट्स लगाने पड़ेंगे। लेकिन आप फ्री बिजली देना शुरू कर देंगे, पावर प्लांट्स उसके अनुपात में नहीं लगाएंगे, तो मैं समझता हूं कि वो जो है वो फ्रीबीज और वेलफेयर स्कीम के बीच में अंतर अपने आप स्पष्ट नजर आता है। आप ये कह देते हैं कि सड़क, आप जो यहाँ पर फ्लाईओवर्स या सड़कों को बनाने की बात है वो आप नहीं बना रहे हैं, क्योंकि आपका सारा का सारा पैसा जो है मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली और पेंशन देने में चला जा रहा है। तो सड़क टूटी फूटी है तो वेलफेयर स्कीम में सड़क आती है, सड़क तो आपने बनाई ही नहीं जो जरूरत है। इसलिए ये जरूरी है कि राइट टू बेस्ट एजुकेशन, राइट टू बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट टू बेस्ट हेल्थ, राइट टू बेस्ट एक्सीलेंट रोड्स, राइट टू एक्सेस ऑन रोड्स, राइट टू लीगल फ्री लीगल एड, ये आपकी वेलफेयर स्कीम्स की फ्रेश एनवायरनमेंट। अभी देखिए अक्टूबर नवंबर आ रहा है, कितनी परालियां जलेंगी, फिर ट्विटर जैसा गेम शुरू होगा कि पंजाब की सरकार आगे आए, उत्तर प्रदेश की सरकार आगे आए, तो हरियाणा की सरकार आए, पराली जलाने से होगा, तो कोई कहेगा पटाखे फोड़ने से होगा। तो अभी आपकी जो जिम्मेदारी है वो आप नहीं पालन करें। यमुना में आप देखिए किस तरह के टॉक्सिक जा रहा है, तो वहाँ एनवायरमेंट के संतुलन की जिम्मेदारी है। आपको ये इंश्योर करना है कि ESPs हर जगह लगे, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगे, वो आप नहीं लगा रहे क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। तो ये वेलफेयर स्कीम्स की बातें तो हैं कि क्लीन वाटर देना, अच्छी शिक्षा देना, रोड पर एक्सेस देना, टोल फ्री सड़कें देना, वो तो आपका हो गया। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चारों तरफ डेवलप करना, लेकिन वो करने के बजाय आप रेवड़ियां जो बांट रहे हैं कि घरों में पेंशन देना शुरू कर रहे हैं, गैस सिलेंडर्स देना शुरू कर रहे हैं, फ्री में खाना देना शुरू कर रहे हैं और स्कूटी देना शुरू कर रहे हैं, लैपटॉप देना शुरू कर रहे हैं, ये रेवड़ी है। इसी को सुप्रीम कोर्ट को डिस्टिंग्विश करना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड वेलफेयर स्टेट के काम है उसको करना है या मुफ्त की रेवड़ी वोट के लिए करना है। आपने बहुत बारीकी से और अच्छे तरीके से लोक कल्याणकारी योजनाओं और जो रेवड़ियाँ हैं उनमें फ़र्क बताया। लेकिन एक दिलचस्प चीज़ कहें जो गौर करने वाली है, पहले आम आदमी पार्टी आई जो कि दिल्ली की जनता को लुभाती है फ्री बिजली और फ्री पानी के लिए। ऐसे में एक दूसरी पार्टी आती है DMK
जो कि तमिलनाडु के सीएम हैं। तो वहाँ पुरानी प्रथा चली आ रही है, वहाँ गिफ्ट का स्तर ये आ गया है कि मंगलसूत्र, कुकर, मिक्सर, ग्राइंडर। तो कहीं ये सवाल उठता है कि अभी ये दो पार्टियां आई हैं और इसमें जो और पक्षकार हैं, विपक्ष है, आगे क्या रहेगा या कोई नतीजा आने में क्या समय लग सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि कोई कानून बना दिया जाए या फिर कोई डायरेक्शन दी जाएगी? कितना इंतजार करना पड़ सकता है कि इस मसले पे कोई हल निकले? देखिए, सुप्रीम कोर्ट कायदे से हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट को ये भी पावर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कि सुप्रीम कोर्ट एक डिस्टिंग्विश कर दें कि क्या लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं जितनी संविधान में लिखी गई हैं, और कौन सी ऐसी बातें जो संविधान में नहीं लिखी गई हैं उसको अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ऑफर कर, क्या ये पॉलिटिकल पार्टीज ये अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में लिख सकती हैं? इलेक्शन मैनिफेस्टो में नहीं लिख सकती हैं, क्योंकि वो सीधा सीधा उनको लुभावने बातों में आ जाएगा, वो करप्शन की श्रेणी में आ जाएगा, तो वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट से हिट होगा, तो वो ओरली तो ये बातें कह देंगी। अच्छा, दूसरा, भूटान और मैक्सिको जैसी जो कंट्रीज हैं वहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन है वो देखता है कि कौन कौन सी चीज़ें जो घोषणा हो रही है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, वो राजनीतिक पार्टियां क्या सही तरीके से इलेक्शन मैनिफेस्टो जो हमारे यहाँ का इलेक्शन कोड है उसके मुताबिक है कि नहीं है। तो हमारा चुनाव आयोग सक्षम है? हमारा चुनाव आयोग सक्षम है, लेकिन चुनाव आयोग अब ये किसी भी बात में कोई भी निष्पक्ष संस्था फंसना नहीं चाहती है। अब एक दूसरी बात की तरफ जो बात करते हैं बड़ा क्लियर कट में, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा हुई कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देंगे। कोविड के समय मुफ्त राशन देना एक अनिवार्य जरूरत थी, वो वेलफेयर स्टेट का काम था, लेकिन जैसे जैसे शनह शनह कोविड खत्म होता है वैसे वैसे धीरे 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 उन बातों को खत्म करने की जरूरत है। लेकिन अभी आपके पास अगर रोजगार नहीं है तो ये भी नहीं है कि देश का कोई आदमी भूखा भी नहीं मरना चाहिए। अच्छे मकान लोगों को मिलने चाहिए, लोगों को जो जिस तरह से उन्होंने कहा कि भाई शौचालय पूरे देश में होना चाहिए उसके लिए हम सब्सिडी देंगे, ये सब वेलफेयर स्टेट के काम है। लेकिन 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन जीवन भर देना, तो फिर आप उनको पंगु बना रहे हैं कि वो घर के बाहर काम करने के लिए नहीं निकलेंगे। जैसे छत्तीसगढ़ की रमन सिंह सरकार थी, 1 रुपए किलो चावल देना शुरू कर देती थी, वो भी मुफ्त की रेवड़ियां ही थी उस समय की जो बीजेपी सरकार। 1 रुपए किलो, तो कोई आदमी जिसको 1 रुपए किलो चावल मिलेगा वो क्यों 30 दिन काम करने के लिए जाएगा? तो अपना चावल खाएगा, दाल खाएगा, आराम से पड़ा रहेगा। तो इस तरह से सरकारों को ये देखना होगा कि स्वावलंबी बनाएं ताकि देश दुनिया के मामले में तरक्की भी करता रहे, देश में रोजगार भी बढ़े, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़े और देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो। और साथ ही साथ ये भी इंश्योर करना होगा कि हर एक व्यक्ति को उसका जो संवैधानिक अधिकार है वो भी मिले। अश्वनी जी, आप एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं, पूरी याचिका आपकी तरफ से ड्राफ्ट हुई होगी, बहुत सारे तथ्य और सजेशन भी आपने सुप्रीम कोर्ट को दिए हैं। कुल कितना कर्जा राज्यों के ऊपर है और जो स्थिति आपकी नज़र में जो आपको देश की जो अर्थव्यवस्था के लिए जो खतरनाक हो सकती है, जो बर्बादी के कगार पर पहुंचा सकती है, वो कुछ तथ्य हमारे दर्शकों से साझा? देखिए, ये देश के ऑलमोस्ट सारे राज्यों के ऊपर केंद्र का कर्ज है। पंजाब का तो मैं समझता हूँ कि कर्ज अभी पिछले कुछ दिनों में और भी ज़्यादा बढ़ गया। तमिलनाडु का एक आंकड़ा जो था, तमिलनाडु को उसमें 2,53,000 के कुछ आसपास एग्जैक्ट आंकड़ा प्रति व्यक्ति कर्ज है। तो आप एक तरह से समझिए कि उसके बाद भी हम फ्रीबीज देना बांटना शुरू कर दें सिर्फ वोट के लिए, तो वो और कर्ज जो है बढ़ रहा है, नंबर 1। नंबर 2, सबसे बड़ा जो विषय है वो ये है कि किसान विदर्भ में अगर आत्महत्या कर रहा है तो किसानों को नहर के माध्यम से पानी पहुंचाना ताकि उनकी जमीन को पानी मिल सके, ये वेलफेयर स्टेट का काम हो गया। ये आप राइट टू क्लीन वाटर या राइट टू वाटर, राइट टू इरिगेट द लैंड, वो आप कर सकते हैं कि किसानों की खेती को जो है आप सिंचित करने के लिए नहरें आपने बना दी। लेकिन अगर राजस्थान के किसी मरुस्थल इलाके में मान लीजिए कि जहाँ पर रेत है वहाँ पर अगर आप पानी पहुँचाते हैं तो वो वेलफेयर स्टेट का काम है। लेकिन जहाँ पर ऑलरेडी है, नलों से आप कह देते हैं कि हम आपको मुफ्त पानी देंगे और आपके पास क्लीन करने के लिए पैसा नहीं है उस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को, तो आप वहाँ पर एक तरह से फ्रीबीज बांटते हैं। ये सारी चीज़ें हैं और राज्यों के ऊपर जो आंकड़ा है वो स्टैटिक्स को तो हम लोगों को देखना होगा कि एग्जैक्ट कितना है, लेकिन ऑलमोस्ट सारे राज्यों के ऊपर कर्ज है। इसलिए ज़रूरत आज इस बात की है कि केंद्र और राज्य खास तौर से फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ, इलेक्शन कमीशन के साथ, सबके साथ मिल करके ये इंश्योर करें कि हमें एक वेलफेयर स्टेट की तरह काम करना है जो जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा है। ये नहीं कि जनता का पैसा लिया आपने और दूसरी जनता को आपने मुफ्त देना शुरू किया और कर्जे में आप डूबते चले गए। हम दुनिया के, खास तौर से लोग कहते हैं कि 49 देशों में मुफ्त में ऐसी व्यवस्था, वो 49 देशों में क्या आपने देखा 135 करोड़ 140 करोड़ की जनसंख्या, भारत एक विशाल देश है,
भारत में जनसंख्या विशाल है, तो आप इस तरह से, वहाँ तो छोटे छोटे देश हैं जहाँ दिल्ली जैसे कम से कम जितनी जितनी जनसंख्या हो वहाँ 4-4 5-5 कई कई कंट्रीज की टोटल पॉपुलेशन है, तो वहाँ वेलफेयर स्टेट की तरह काम करते, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ टूरिज्म है, तो वहाँ कुछ बातें चल सकती है। लेकिन हम अब दुनिया के कॉन्टेक्स्ट में वेनेजुएला को कैसे भूल सकते हैं? वेनेजुएला में क्या नहीं था? अच्छी वर्षा थी, समुद्री तट था, दुनिया भर से पर्यटक लोग जाते थे, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन था। लेकिन मुफ्त देना शुरू किया तो क्या हुआ? लोग बैग में भर भर के पैसा लेकर जाना शुरू किए, लेकिन उनको बदले में एक ब्रेड नहीं मिलती थी। हम कैसे ये भूल सकते हैं? इसलिए इंश्योर करना है कि हमें देश में देश की अर्थव्यवस्था को, देश की व्यवस्था को और वेलफेयर स्कीम और फ्रीबीज को करना रोकना होगा, डिस्टिंग्विश करना होगा। तो पॉलिटिकल पार्टीज अगर जो इस तरह से करती है तो उनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी शुरू होना चाहिए, ये भी करना होगा, खासतौर से उनके ऊपर जब तक स्ट्रिक्ट पनिशमेंट नहीं होगा, नहीं तो ये तो चलता रहेगा, डेमोक्रेसी है। इसलिए ये भी होना चाहिए अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर फ्रीबीज बांटती है और वेलफेयर स्कीम के नाम पर और वेलफेयर स्कीम के बियॉन्ड जाने की बात करती है, तो उसके इलेक्शन सिंबल को सीज करने की भी ज़रूरत है। आखिरी सवाल के साथ चर्चा को विराम देते हैं। सुप्रीम कोर्ट की आज की जो सुनवाई रही और अब जब सोमवार को अगली सुनवाई होगी तो इसका क्या रुख रह सकता है? आज की सुनवाई को आपने कैसे गौर किया? हमारे दर्शकों के लिए आप ये साझा करें कि अब सुप्रीम कोर्ट का अगला कदम क्या होगा और जो बाकी पक्षकार हैं वो जब अपनी सबमिशन दे देंगे तो क्या इसमें और पार्टियां आ सकती हैं? कितना समय लग सकता है? क्योंकि लोग इंतजार कर रहे हैं, बड़ा मसला है कि जल्द कोई हल निकले। देखिए, स्टेट्स और पॉलिटिकल पार्टीज तो निश्चित तौर पर स्टेक होल्डर्स हैं इस मामले में। तो अब सारे राज्य जो भी इम्प्लीमेंट, तो एक प्रोसीजर है सुप्रीम कोर्ट का, तो अब डीएमके आई, फिर कांग्रेस के भी एक नेत्री ने मध्य प्रदेश की, उन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई, और भी एप्लीकेशंस आ रही हैं। लेकिन टैक्स पेयर्स एसोसिएशंस भी आ रहे हैं इसमें सामने, जो टैक्स पे कर रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि आप डिस्टिंग्विश करिए। तो समय होगा, आर्ग्यूमेंट्स चलेगी, आर्ग्यूमेंट्स चलने, क्योंकि ये डिसीजन ऐसा होगा कि पॉलिसी डिसीजन होगा, और पॉलिसी डिसीजन लेने के लिए अगर सरकारें नहीं लेती हैं, जिस तरह से सॉलिसिटर जनरल का स्टेटमेंट आया कि भाई हमें कहीं तो एक लक्ष्मण रेखा बनानी पड़ेगी, एक रेखा ड्रॉ करनी पड़ेगी, लाइन बनानी पड़ेगी, तो वो जहाँ पर जैसे आप बनाते हैं उसके लिए सुनवाई में थोड़ा समय लगेगा। मगर मैं समझता हूँ कि ये सही कदम है, सही समय पर है, ताकि हम देश को एक ऐसे वेनेजुएला जैसे और लंका जैसे कंट्री बनने से रोक रहे हैं। शुक्रिया। थैंक यू। एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय जी, सही समय पर सही कदम उठाया गया है और अब सुप्रीम कोर्ट ने आज की सुनवाई में इसमें शनिवार तक सभी पक्षों से अपनी लिखित सबमिशन देने के लिए कहा है, ताकि सोमवार को जब अगली सुनवाई हो तो सुप्रीम कोर्ट ये विचार कर सके कि इस मामले में जो एक्सपर्ट कमेटी बनानी है वो बनाई जाए या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज़ नेशन दिल्ली।